हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपने रिवीजन सीरीज स्टार्ट, जो कि टर्म 1 के लिए है, क्लास 12 के लिए। आज हम इसमें करेंगे चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स का। ये सबसे पहला चैप्टर है आपके टर्म 1 का। तो बिना देरी के हम इस चीज़ को शुरू करते हैं और इस पूरी वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और मैं इसमें आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ ये भी मैं पहले बता दे रहा हूँ। मैंने हर एक टॉपिक लिखा है, हर एक टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगा और इसमें से कैसे इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है या फिर इन टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएंगे, ये आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। और आई होप इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा आएगा, आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी, तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा। तो विद इन 5 डेज नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आ जाएगी। बट प्लीज़ इन 5 दिनों में आप अपना रिस्पॉन्स इस पे दिखाइएगा, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ, जो मैं ये करा रहा हूँ वो आपके लिए नीडफुल है, यूज़फुल है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद आएगी तो फिर मेरे पास कुछ और तरीके हैं जिस तरीके से मैं आपको इस टर्म 1 की प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूंगा। ओके, तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, याद रखिएगा, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग में 2 वर्ड आते हैं। सबसे पहला प्लानिंग, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। तो पहले हम प्लानिंग जानते हैं। प्लानिंग हम सबको पता है क्या होता है। आपके घर में शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना हो या कुछ भी हो आपके घर में, ठीक है, या आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप प्लान करते हैं कि मैं यहाँ पर ये जाऊँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगा। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए वो स्टेप्स होते हैं या फिर वो स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम बनाते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे आपका टर्म 1 आ रहा है, तो टर्म 1 के आपका फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है उसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, आप क्या क्या प्लान बनाएंगे, आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे जिससे आपके फिजिकल एजुकेशन में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो वो सारे स्टेप्स, वो सारी स्ट्रैटेजीज, ठीक है, वो सारे एडवांस में जो आपने स्टेप्स लिए हैं अपने गोल को पाने के लिए, वो सब क्या होते हैं? वो सब हमारी प्लानिंग होते हैं। आई होप आपको प्लानिंग क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। तो आपका प्लानिंग करने का क्या मकसद होता है? ये मकसद होता है लाइक टर्म 1 की आपको तैयारी करनी है, 1 महीना बच्चा है, आप प्लानिंग करेंगे मैं इस बुक से पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे पढ़ूंगा, ऐसे करके आप पूरी प्लानिंग करते हैं ना। तो उस प्लानिंग का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप उस प्लानिंग को? इसलिए कर रहे हैं ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग, आप हर एक सब्जेक्ट पे फोकस कर सकें। ठीक है, सेकेंड थिंग आपका ये हो गया। थर्ड थिंग हो गया आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, फोर्थ आपका हो गया जो भी आपका एम है। आपका एम क्या है? टर्म 1 में अच्छे मार्क्स लाना, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना, तो उस एम को भी आप अचीव कर सकें। फिफ्थ आपका क्या हो गया? मिस्टेक्स। जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स आप नहीं करें। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। यही सारी चीजें आप किसी भी सिचुएशन में फिट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके स्कूल में कोई फुटबॉल मैच आपको ऑर्गेनाइज कराना है, उसकी आपने प्लानिंग की है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि आपका जो भी एम हो उसको आप अच्छे से अचीव कर सकें, विदाउट एनी मिस्टेक आप उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकें। सेकेंड थिंग, जो भी आपके पास यूजफुल रिसोर्सेज है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उसको अच्छे से यूज कर सकें, आपका वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का। और फोर्थ वन आपका इसमें क्या होगा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके और जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसको आप एफिशिएंट तरीके से क्या कर सकें? ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए, अब इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, क्या बनता है? व्हाट इज प्लानिंग। ये क्वेश्चन आता है, क्या आता है? व्हाट इज प्लानिंग। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन इसमें आता है एन आर्ट। क्या होता है? एन आर्ट, ART। ठीक है, और वहां पर आएगा साइंस और यहां पर आएगा बोथ। क्या आएगा? बोथ। और यहां पर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या आएगा? नन ऑफ दीज। तो हमेशा याद रखिएगा, प्लानिंग हमारी आर्ट और साइंस दोनों होती है, तो हमेशा बोथ पे टिक कीजिएगा। किस पे करेंगे? बोथ A and B। तो क्या है? व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज द आर्ट एंड साइंस।
याद रखिएगा, प्लानिंग इज अ आर्ट एंड साइंस, रट लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आता है जनरली। और अगर बात करें हम ऑब्जेक्टिव्स की, तो देखिए यार ऑब्जेक्टिव्स का कोई भी दायरा नहीं है, ठीक है, पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है प्लानिंग के। तो देखिए सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे होंगे पर कोई एक ऑप्शन फालतू दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा कि टाइम वेस्टिंग हो गया, या फिर नॉट गेटिंग गुड इफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम, ऐसे करके दे रखा होगा, कुछ नेगेटिव चीज दे रखी होगी। और जहां भी वो नेगेटिव चीज दे रखी है आप उस पर टिक करके अपना पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सेकेंड थिंग अब आप आते हैं वेरियस कमेटीज, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है। क्या है? वेरियस कमेटीज। बच्चे इसमें बहुत परेशान होते हैं कि सर वेरियस कमेटीज क्या होती हैं, हम बहुत परेशान हो गए, इसका प्री वर्कआउट हो गया या फिर हम बोले पोस्ट वर्कआउट हो गया, या फिर मिडल में जब हमारा टूर्नामेंट चल रहा है तो वो वर्क क्या होता है कमेटीज का, ये सब हमसे याद नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं याद ही मत करो। क्या कह रहा हूं? याद ही मत करो। अब याद करने का तरीका है, वो कैसे याद करेंगे? देखिए सब चीज़ को जब प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो आप उसको वो चीज़ याद हो जाती है और वो रटती नहीं है, वो दिमाग में बैठ जाती है। तो उसको याद करने का सिंपल सा तरीका, आप सोचिए सब लोग आप एक फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं या फिर कोई भी एक आप टीचर हैं सारे बच्चे, ठीक है। तो आपके स्कूल में अगर आपका ओनर बोलता है कि आपके यहाँ पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होना है, तो आपको वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है, तो कैसे कराएंगे? आप अकेले तो करा नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपको एक टीम की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप एक टीम बनाएंगे, उस टीम को आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि 4 बंदों की एक ही टीम हो गई, 4 बंदों की एक ये टीम हो गई, 4 बंदों की एक ये टीम हो गई। तो उन टीम्स को आप डिफरेंट काम बांट देंगे उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये जो अलग अलग टीम बनी है अलग अलग काम करने के लिए, ये सारी टीम क्या होती है? ये सारी टीम होती है वेरियस कमेटीज। अब सबसे पहली चीज आती है किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, पैसा, मनी, ठीक है। तो मनी आपको कौन देता है? आपका स्कूल का ओनर देता है। तो जो ओनर की कमेटी होती है उसको चेयरपर्सन कमेटी बोलते हैं। उसमें हमारे चीफ गेस्ट भी आ जाते हैं और अपने स्कूल के ओनर भी आ जाते हैं। इनका काम कुछ नहीं होता, स्कूल में आते हैं, जब भी फंक्शन होता है आपका रिबन कटिंग करते हैं, आपका जो भी टूर्नामेंट होता है उसको ओपन करते हैं, और एट द एंड जब आपका टूर्नामेंट खत्म होता है तो टुडे इज द टूर्नामेंट हैज बीन एंड करके चले जाते हैं, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक प्लेयर को या फिर विनिंग टीम को। ये इनका काम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ओनर ने तो पैसा दे दिया, अब हम नीचे वाले जितने टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, ये सब क्या करेंगे? उस पैसे का यूटिलाइज करेंगे और उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, इन दोनों को मिला के एक कमेटी बनाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। वो क्या करती है? वो सारी कमेटीज को रेगुलेट करती है, हर एक कमेटी का वर्क देखती है कि वो वर्क इफिशिएंसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई होप एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का आपको काम पता चल गया होगा। इसके बाद में आता है पब्लिसिटी कमेटी। सबसे पहली बात, आपके स्कूल में कोई भी चीज ऑर्गेनाइज हो रही है तो आप उसकी पब्लिसिटी तो करोगे ना। तो पब्लिसिटी करने के लिए पब्लिसिटी कमेटी होती है। वो क्या करती है? बैनर्स लगाती है, होर्डिंग्स लगाती है, डिफरेंट स्कूल में लेटर्स भेजती है कि हमारे स्कूल में ये टूर्नामेंट हो रहा है, आइए पार्टिसिपेट कीजिए। अब जब आपकी पब्लिसिटी हो गई, लोगों को पता चला अरे यार ये आपका टूर्नामेंट हो रहा है इस स्कूल में, तो लोग क्या करेंगे? लोग आके आपका इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी कमेटी को, जिसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन कमेटी, या फिर हम बोल सकते हैं उसको रिसेप्शन कमेटी। तो रिसेप्शन कमेटी का क्या काम होता है कि कोई भी इंक्वायरी आ रही है उसको आप क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी लेंगे अगर कोई भी स्कूल इंटरेस्टेड है उस प्रोग्राम में क्या करने के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखिए पब्लिसिटी भी हो गई, फंडिंग भी आ गई, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब जब फंडिंग आएगी तो उसको हिसाब किताब लगाने के लिए भी तो कोई एक कमेटी चाहिए, तो उसको हम फाइनेंशियल कमेटी बोल देते हैं। फाइनेंशियल कमेटी का क्या होता है कि डिफरेंट एक्सपेंडिचर जो भी हमारे इस टूर्नामेंट में हो रहे हैं उसके लिए पैसा प्रोवाइड कराना, जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, और उसका हिसाब रखना, ठीक है। ये हो गया फाइनेंशियल कमेटी का काम। इसके बाद में आता है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी क्या करती है? इसमें ऑफिशियल्स होते हैं, अंपायर्स होते हैं, जो ग्राउंड वगैरह को मैनेज करते हैं आपके, ठीक है। और आपके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से टूर्नामेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही है, कोई फाउल प्ले तो नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें वो देखते हैं। ये सब उनका काम होता है, ठीक है। आप फोर्थ अंपायर की बात करें तो वो भी आपका टेक्निकल कमेटी में ही आ जाता है, ठीक है। अब आपके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां रिक्वायरमेंट होती है। अनाउंसमेंट कमेटी की, अनाउंसमेंट कमेटी का काम क्या होता है कि भैया इस ग्राउंड पे इसका मैच है, आप आइए, आपका मैच खेलिए आके, तो अनाउंस करना हर एक चीज को। एक
आपका स्कोर बोर्ड कमेटी होता है, ठीक है, जिसमें स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको स्कोर लगाना होता है, अगर रिक्वायरमेंट होती है, लाइक क्रिकेट टूर्नामेंट है तो उसमें स्कोरिंग कमेटी होगी जो स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाएगी एंड उसका पूरा हिसाब रखेगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी क्या सी कमेटी होगी, फर्स्ट एड कमेटी होगी, चोट लगती है तो फर्स्ट एड देने के लिए कमेटी होगी। बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी, लाइक अगर दिल्ली से टीम आ रही है बरेली खेलने के लिए तो भैया उनको होटल में रोकना, होटल से उनका लेके आना है स्कूल तक, स्कूल से उनको होटल तक लेके जाना, ठीक है, आपका ये सारी चीज़ें, उनके खाने पीने का ध्यान रखना, उनके स्टे का ध्यान रखना, तो ये बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी करती है। तो आप खुद सोचिए ना कि अगर कोई भी एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है तो आप कौन कौन सी कमेटीज़ बनाएंगे ताकि आपको हेल्पफुल रहे कि आप वो चीज़, वो प्रोग्राम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर सिंपल सी बात करें तो आप एग्जाम्पल अपने घर में किसी की शादी का ले सकते हैं कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको अपनी दीदी की शादी करानी है तो आप अपनी दीदी की शादी कराने के लिए क्या क्या चीज़ करेंगे, कौन कौन सी कमेटी बनाएंगे कि आराम से आपका काम हो सके। तो सिंपल सा तरीका, प्रैक्टिकल नॉलेज में आप उसको देखिए, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपकी सेरेमोनियल कमेटी होती है, याद नहीं रहता बच्चों को, सेरेमोनियल मतलब आपकी जैसे सर्टिफिकेट बांटना होता है, कोई भी सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, तो उसको कौन देखता है, सेरेमोनियल कमेटी देखती है, ठीक है। एक होती है सर्टिफिकेट राइटिंग कमेटी, मीन्स आपको सर्टिफिकेट पे नेम लिखना है कि पार्टिसिपेंट का या फिर विनिंग टीम का या फिर आपको जो सेकंड टीम आया उनका, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज में जिस दिन आप याद रखेंगे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आपके सामने अब कमेटीज़ आ रही हैं और उनके वर्क्स भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप उनको याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ, जो इसका क्वेश्चन आता है वो या तो 1 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन कौन देखता है आपके किसी भी टूर्नामेंट पे, तो नीचे टेक्निकल कमेटी लिखा आएगा, आप टेक्निकल कमेटी पे हाँ कर दीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन टेक्निकल कमेटी से आते हैं, पब्लिसिटी कमेटी से आते हैं, आपका प्रेस एंड मीडिया कमेटी से आते हैं, ठीक है, और आपका एक और कमेटी से आते हैं फाइनेंशियल कमेटी से, इनसे आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी वेरियस कमेटीज़ का आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब आते हैं अपने थर्ड टॉपिक में जो कि है टूर्नामेंट। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं। यहाँ पर आपका एक एक क्वेश्चन आएगा ज़्यादा, पर यहाँ से जो है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है। तो देखिए टूर्नामेंट आप सबको पता है, आपके नॉकआउट होता है, लीग को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कॉम्बिनेशन आता है, फिर आपका एक चैलेंजिंग आता है, ठीक है। अब एक एक करके सारे टूर्नामेंट्स को हम जानते हैं। सबसे पहला आपका नॉकआउट टूर्नामेंट है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट है कि आप सबको पता है कि जिस भी टूर्नामेंट में टीम मैच खेलती है एक बार, अगर वो मैच जीत गई तो वो कंटिन्यू उस टूर्नामेंट में बनी रहेगी जब तक वो मैच हारेगी नहीं। जैसे ही कोई टीम एक भी मैच हार जाती है वो टीम उस टूर्नामेंट से बाहर चली जाती है। ये कौन सा होता है, हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट हमेशा छोटा टूर्नामेंट होता है, क्योंकि अगर 6 टीमें आई हैं, एक टीम ने मैच खेला, वो हार गई, वो बाहर हो गई, तो टीमें कम हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही टीमें कम होती रहती है, बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में ये चीज हो जाती है। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज क्या है कि शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड होता है इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ठीक है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, जब शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड होगा तो भैया पैसा भी कम लगेगा, तो फाइनेंशियली जो भी हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें कम होती है, फंडिंग कम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। थर्ड हमारा इसमें क्या हो गया कि जो स्पेक्टेटर्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहता है, मींस ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहता है। लाइक आप T20 वर्ल्ड कप अभी देखने वाले हैं, आज मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो आप देख सकते हैं उसमें कितना इंटरेस्ट रहेगा। वही अगर टेस्ट मैच की हम बात करें तो यार इंटरेस्ट इतना ऑडियंस का नहीं रहता है इन मैचेस में जितना वो वर्ल्ड कप या फिर 20 ओवर्स का या फिर 50 ओवर्स का मैच में इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर ले तो यार देखिए प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, एक अच्छी टीम हम नहीं बना सकते इन टूर्नामेंट्स में। कभी कभी ये होता है कि आपकी जो अच्छी टीम है वो पहले ही मैच में बाहर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट विनर हम इससे फाइंड नहीं कर सकते, और कभी कभी एक अच्छी टीम ही तुरंत बाहर हो जाती है टूर्नामेंट से। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हो गए। अब इसके बाद में लीग टूर्नामेंट पे आते हैं, ठीक है। लीग टूर्नामेंट आर दोस टूर्नामेंट इन विच एवरी टीम प्ले विथ एवरी टीम। अब वो हारे या जीते इससे फर्क नहीं पड़ता, हर एक टीम से एक बार मैच खेलेगी जो भी उस टूर्नामेंट में टीम होंगी। लाइक 1 2 3 अप टू 10 टीम्स हैं, तो 1 टीम जितनी 9 टीमें बची हैं आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक टीम से एक बार मैच खेलेगी, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो विनर होता है ना वो हमेशा इन मेथड से फाइंड किया जाता है, किसका? लीग टूर्नामेंट्स का, ठीक है। मींस पॉइंट मेथड, जिसके जितने ज्यादा पॉइंट वो विनर होता है, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन कभी कभी आता है लीग टूर्नामेंट का कि लीग टूर्नामेंट के विनर्स कौन से मेथड से
फाइंड किए जाते हैं, वो आपका ब्रिटिश मेथड है और अमेरिकन मेथड है, या फिर नॉर्मल आ जाएगा कि पॉइंट सिस्टम, ठीक है, रैंकिंग सिस्टम, ये ऐसे करके आ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा पॉइंट सिस्टम से, जिसके जितने ज़्यादा पॉइंट वो विनर कहलाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब लीग टूर्नामेंट बहुत बड़ा होता है तो टाइम टेकिंग होता है, ये इसका पहला डिसएडवांटेजेस हो गया, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या हो गया कि पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट हो जाता है। अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि एक प्रॉपर सिलेक्शन हम इसमें ले सकते हैं, कि हम प्रॉपर टीम बना सकते हैं, अच्छा हमें टैलेंट फाइंड हो जाता है इससे, ये हमारा एडवांटेज होता है। और डिसएडवांटेज एक और है कि फंडिंग बहुत रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन का टूर्नामेंट होता है तो फंडिंग बहुत ज़्यादा खर्च होती है इसमें। आई होप याद रखिएगा जो आपका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है कभी कभी, ठीक है। इसके बाद में कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की बात करें तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आपके सामने आ रहे हैं, आप सबको पता ही है क्या होता है। कॉम्बिनेशन मींस कंबाइन हो रहे हैं, दो टूर्नामेंट कंबाइन होते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। नाम आपके सामने आ ही रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैं भी बता दे रहा हूं आपको। देखिए, नॉकआउट कम नॉकआउट पहला हो गया, लीग कम लीग दूसरा हो गया, आपका नॉकआउट कम लीग तीसरा हो गया, और लीग कम नॉकआउट आपका चौथा हो गया। ये नाम आपके सामने आ सकते हैं और पूछा जा सकता है ये कौन से टूर्नामेंट हैं, तो आप लिख सकते हैं ये कौन से हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आ जाएगा नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड आ जाएगा लीग टूर्नामेंट, थर्ड आ जाएगा सिंगल लीग टूर्नामेंट, फोर्थ आ जाएगा नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। तो नॉकआउट कम लीग हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है, आप उस पर टिक कर देंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कॉम्बिनेशन भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद में चैलेंज टूर्नामेंट की बात करें, याद कर लीजिए ये चीज आती ही है। कोवेब टूर्नामेंट क्या होते हैं, कोवेब, COW, ये होता है कोवेब टूर्नामेंट। कौन से टूर्नामेंट से रिलेट करता है, ये हमारा चैलेंजिंग टूर्नामेंट से रिलेट करता है, याद कर लीजिए। और पिरामिड टूर्नामेंट पूछ लिया जाए तो वो भी हमारा किसका पार्ट है, चैलेंजिंग टूर्नामेंट का पार्ट है। चैलेंजिंग टूर्नामेंट हमारा कौन सा टूर्नामेंट होता है, चैलेंजिंग टूर्नामेंट आर दोस टूर्नामेंट इन विच आप किसी भी अपर रैंक वाले पर्सन को चैलेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए। स्पेशली ये चीज़ें बॉक्सिंग में होती हैं, बैडमिंटन में होती हैं, टेबल टेनिस में होती हैं, या फिर आपका लॉन टेनिस में होती हैं। ये रैंकिंग के लिए होती हैं। जितने भी टीम गेम नहीं होते हैं जनरली उनमें ये चीज़ अप्लाई होती है, चैलेंज टूर्नामेंट वाला। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद में आते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी से आपका केस स्टडी क्वेश्चन बनने वाला है, इसी से आपके मैच द फॉलोइंग भी बनेंगे, इसी से आपके नॉर्मल MCQ भी बनेंगे। तो इस चीज़ को अच्छे से आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए, आपने नॉकआउट टूर्नामेंट भी पढ़ लिया, लीग भी पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया, चैलेंजिंग भी पढ़ लिया। अब नॉकआउट में आपकी दो चीज़ आती है, एक आती है बाय, एक होती है सीडिंग। ये भी चलिए जान लीजिए। देखिए, बाय एक तरह की प्रिविलेज होती है, जिस भी टीम को ये प्रिविलेज दी जाती है वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलती है। कैसे खेलती है, एग्जांपल ले रहा हूं, इसको फिक्सचर अच्छा मत मान लीजिएगा कि सर आपने गलत कर दिया। देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5, लाइक 5 टीमें हैं, आपने 5 को क्या दे दी, बाय दे दी, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड में आ गए। ये आपका सेकंड राउंड है, यहाँ पर ये मैच हुआ, यहाँ से 1 जीता, यहाँ से 3 जीता, ये आपका फर्स्ट राउंड हो गया। तो डायरेक्टली सेकंड राउंड में 5 खेलता है। क्यों खेलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या दी गई है, उसको बाय दी गई है। याद रखिएगा, बाय एक तरह का प्रिविलेज होता है, जिस भी टीम को ये दिया जाता है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेलता है। क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी टीम है वो डायरेक्टली सेकेंड राउंड में खेल रही है तो उसको क्या दिया गया है, बाय दी गई है, सीडिंग दी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाय दी गई है। अब सीडिंग क्या होती है, सीडिंग एक तरह की प्रिविलेज दी जाती है किसी भी टीम को। कौन सी टीम को, जो लास्ट ईयर की विनर होती हैं उस टूर्नामेंट की, प्रीवियस ईयर्स पोजीशन होल्डर होती हैं उन टूर्नामेंट्स की। तो उन टीम्स को प्रिविलेज क्या दी जाती है कि वो डायरेक्टली सेमीफाइनल में और क्वार्टर फाइनल में खेल सकती हैं, उनको इनिशियल राउंड नहीं खेलने पड़ते। तो याद रखिएगा कि प्रिविलेज दी जाती है उन टीम्स को जो पिछले साल की पोजीशन होल्डर हैं। या फिर क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में कोई टीम खेल रही है तो ये कौन सी चीज़ दी गई है उस चीज़ को, तो वो बाय नहीं दी गई है, वो क्या दी गई है, सीडिंग दी गई है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है प्रोसीजर ऑफ फिक्सचर। देखिए,
आप डरिए मत, बच्चा क्या करता है, ये फॉर्मूले जो लिखे हैं ये भूल जाते हैं। इसका एक तरीका है याद करने का, बहुत सिंपल सा तरीका है, आप एक बार देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट टॉपिक जो हमारा इसका है वो प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर, ठीक है। अब देखिए इसमें फिक्सचर आ रहे हैं ना, इस वर्ड को पहले जान लेते हैं। देखिए फिक्सचर एक तरह का वो अरेंजमेंट है, वो सिस्टमैटिक ऑर्डर अरेंजमेंट है टीम्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, टीम्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करते हैं बाय नॉकआउट फिक्सचर, बाय लीग और राउंड रॉबिन फिक्सचर, जिसमें हमारा साइक्लिक या स्टेयरकेस भी होता है। इन फिक्सचर्स की हेल्प से, इन सिस्टमैटिक ऑर्डर्स की हेल्प से हम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अपनी टीम्स को अरेंज करते हैं, जिसमें हमें पता क्या चलता है कि कौन सी टीम का कौन सी टीम से मैच है, किस समय है, कौन से ग्राउंड में है। तो वो क्या होता है, वो एक फिक्सचर होता है जिसमें हम सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं टीम्स के मैचेस को। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता और आने भी नहीं वाली, ठीक है। अब याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब स्टार्ट होने वाली है, एक एक करके याद करेंगे। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और इधर ही आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो पहले पार्ट पे हम आते हैं। सबसे पहले हमने लिख रखा है नॉकआउट फिक्सचर। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर बता दे रहा हूं, मैं इसमें आपको फिक्सचर बनाना नहीं सिखा रहा, मैं बस ये बता रहा हूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कौन सा आएगा, आपको क्या चीज मेन याद करनी है और कैसे ये फॉर्मूले जो आपके सामने लिखे हैं इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये बताने जा रहा हूं, बाकी डिटेल में वीडियो देखनी है आपको तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये हमारी रिवीजन सीरीज है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हमारा कहां लगेगा और इसकी ट्रिक क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो नॉकआउट फिक्सचर का हमारा टूर्नामेंट होता है, इसमें हमारे दो टाइप के फिक्सचर होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है इवन केस का। पहला केस कौन सा है, जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम दे रखी हो। क्या दे रखी होंगी, इवन नंबर ऑफ टीम, ठीक है। जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ टीम दे रखी होंगी तो ये हमारा फर्स्ट केस है। और जो सेकंड केस हमारा होगा जब हमारे पास ऑड नंबर की टीम दे रखी होंगी। इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए जब इवन नंबर ऑफ टीम दे रखी है तो ये फॉर्मूले यूज होंगे, जब ऑड नंबर ऑफ टीम दे रखी है तो ये फॉर्मूले यूज होंगे। इवन ऑड नंबर क्या होता है, एग्जाम्पल में देख लीजिए। अगर इवन नंबर ऑफ टीम मतलब आपकी 4 दे रखी हो, ठीक है, 6 दे रखी हो, 8 दे रखी हो, ठीक है, 10 दे रखी हो। सेम यहीं पर ही क्या दे रखा हो, आपको दे रखा हो कि आपकी 7 टीम्स है, ठीक है, 9 टीम्स हैं एक टूर्नामेंट में, या फिर 13 टीम्स हैं, 21 टीम्स है, 23 टीम्स हैं। ये हो गए ऑड नंबर, ये हो गए इवन नंबर। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, जो सेम फॉर्मूले हैं दोनों में उन पे मैं टिक कर दूंगा, वो आप सेम याद कर लेना। और जो डिफरेंस वाले फॉर्मूले हैं उनको कैसे याद करना है, कैसे अपने माइंड में बैठाना है, तो वो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। देखिए नंबर ऑफ टीम जो हमारी होती है उसको हम n से डिनोट करते हैं। लाइक अगर हमसे बोला जाए कि आपको नंबर ऑफ टीम 6 दे रखी हैं आपके एक टूर्नामेंट में, आप उसका नॉकआउट फिक्सचर बनाइए, तो नंबर ऑफ टीम n हमारा कितना हो जाएगा, n हमारा 6 हो जाएगा। आई होप समझ गए n क्या होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो नंबर ऑफ टीम होता है ये हमारा दोनों में सेम होता है, n होता है। अब नंबर ऑफ मैचेस का जो फॉर्मूला होता है नॉकआउट फिक्सचर में वो n-1 होता है। इवन में भी ऑड में भी, दोनों में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब मैं बाय की बात कर लूं कि नंबर ऑफ बाय का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर x माइनस n, और 2 की पावर x जो हमारा ये होता है ये ग्रेटर देन होता है n से। n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ टीम है, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, सेम होता है दोनों में, ठीक है। और ये जो हमारा x यहां पर है, ठीक है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड। याद रखिए क्या होता है, नंबर ऑफ राउंड्स। तो नंबर ऑफ राउंड हमारा क्या होता है, x ये हो गया, और यहां पर भी जो हमारा नंबर ऑफ राउंड होगा वो यही वाला होगा। तो ये भी हमारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब बात आती है सर डिफरेंस कहां पर आता है। देखिए डिफरेंस आता है नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ और नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ में। ये जो हमारे फॉर्मूले हैं इनमें डिफरेंस आता है। तो इनको याद करने का तरीका क्या है, देखिए अगर कोई भी बंदा सिंपल पढ़ेगा तो वो क्या पढ़ेगा, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, यूएच मतलब अपर हाफ, n/2 फॉर्मूला होता है, और ये LH लिखा है, ये क्या है, लोअर हाफ। मींस नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ। और फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला यहां पर है
n डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, कॉमन फॉर्मूला है, मतलब सेम है। और अगर नंबर ऑफ बाइस की बात करें तो नंबर ऑफ बाई का भी NB डिवाइडेड बाय 2 होता है। NB यहां क्या हो गया, नंबर ऑफ बाइस, ठीक है, कितनी बाई हमें देनी है, अपर हाफ लोअर हाफ में हम कितनी बाई देंगे, तो ये हमारा टोटल बाई होता है NB। तो अपर हाफ में निकालने का भी NB डिवाइडेड बाय 2 और लोअर हाफ में भी हमारा NB डिवाइडेड बाई 2 होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सेम इसी में अगर हम बात करें, जब ऑड नंबर ऑफ टीम दे रखी होंगी हमारी, तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ फॉर्मूला क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ n-1 डिवाइडेड बाई 2 है, याद रखिएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ क्या है, NB-1 डिवाइडेड बाई 2। और नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ क्या है, NB+ डिवाइडेड बाई 2। ये है फॉर्मूलेस। अगर कोई नॉर्मल पर्सन पढ़ेगा तो ऐसे पढ़ेगा, आप भूल जाएंगे। अब इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है। क्या तरीका है, देखिए, आप लिखते हैं ना EVEN, ये क्या लिखा है मैंने, E1 लिखा है। जब भी नंबर ऑफ टीम E1 दे रखी हो, क्या दे रखी हो, नंबर ऑफ टीम E1, तो E1 को अगर आप लिखेंगे तो आखिरी में क्या आता है, सिंगल n आता है। अब E1 में सिंगल n आ रहा है, तो मीन्स जो भी फॉर्मूले हमारे नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ, नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ, जितने भी फॉर्मूले होंगे हमारे, नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ, वो कौन से होंगे, सिंगल n वाले होंगे। सिंगल n मतलब n डिवाइडेड बाई 2 या फिर NB डिवाइडेड बाई 2, माइनस प्लस नहीं होगा वहां पर, याद रखिए। फिर बता रहा हूं, जहां पर भी इवन नंबर ऑफ टीम दे रखी होती हैं तो इवन की स्पेलिंग में n एंड में आता है, तो सिंगल n है ना, तो जितने भी फॉर्मूले नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ या नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ के होंगे, नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ या नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ के होंगे हमारे फिक्सचर के, तो उसमें जो n होगा वो सिंगल होगा, उसमें +-1 कुछ भी नहीं होगा। तो आई होप आप याद कर सकते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे कि लाइक नंबर ऑफ टीम आपके पास 8 हैं, तो 8 आपको होता है, अच्छा E1 है, तो E1 में n आता है, एंड में सिंगल n है, तो नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, अपर हाफ का होगा आपका n/2। और अगर लोअर हाफ की बात करें तो वो तो आपको पता ही है, सेम ही होता है, ठीक है, तो वो भी n/2 होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ बाय का फॉर्मूला क्या होगा अपर हाफ में, तो अच्छा इवन नंबर है, n आता है एंड में, सिंगल n है, तो क्या होगा आपका वो NB डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये अपर हाफ का हो गया, ये लोअर हाफ का हो गया, ये किसका है, बाय का है, ठीक है, याद रखिएगा ये बाय का है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि विद द n आप कैसे याद कर सकते हैं। तो ये वाला आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब जो डिफरेंस है फॉर्मूले में वो किस किस में था ये मैं आपको बता दे रहा हूं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए आपका एक ये वाला फॉर्मूला है जिसमें डिफरेंस है, एक ये वाला है, इसमें आपका एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये फॉर्मूले हैं जिसमें आपका डिफरेंस है, ठीक है, तो याद करने में आसानी रहेगी। अब जब आपको पता है कि इवन में सिंगल n आता है, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टीम दे रखी होंगी तो उसमें हमारा क्या है, +1 -1 होगा। तो बस आपको इतनी सी चीज याद करनी है कि जब नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ पूछा जाए और ऑड नंबर हो, आपका क्या हो, ऑड नंबर ऑफ टीम गिवन हो, तब जो हमारा फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। क्या याद करना है, n+1 होता है, ठीक है। अब जब आपने +1 याद कर लिया तो एक सीरीज चली आ रही है। कैसी सीरीज चली आ रही है, देखिए अपर हाफ में होता है प्लस, ठीक है, लोअर हाफ में क्या होता है, माइनस होता है। अब वहीं पर ही अगर बाय की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ क्या होता है, माइनस होता है, NB -1 होता है, और नंबर ऑफ बाय इन लोअर हाफ क्या होता है, NB +2 होता है। तो ये याद करने के आपके तरीके हैं। आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको कुछ समझ आया होगा इसमें। तो चलिए, अब नॉकआउट फिक्सचर खत्म हो चुका है और इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये पूछा जाएगा, इफ द नंबर ऑफ टीम आर 16 इन अ नॉकआउट फिक्सचर टूर्नामेंट, तो कितने मैचेस होंगे उस टूर्नामेंट में। तो आप निकाल सकते हैं, 16 है, इवन है, और फॉर्मूला तो आपको पता है नंबर ऑफ मैच का सेम ही होता है ऑड इवन में, नॉकआउट में। तो मैच का फॉर्मूला क्या है, n-1, तो 16 दे रखा है ना, तो 16 - 1 मींस 15 मैचेस होंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ कितनी होंगी इफ नॉकआउट फिक्सचर में
17 टीम्स दे रखी हो तो आपको नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, n+1 डिवाइडेड बाई 2 आप फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ बाइस कितनी दी जाएंगी अगर 17 टीम्स दी हो किसी भी नॉकआउट टूर्नामेंट में। तो आप सबको पता है कि 16 हमारा होता है, अगर हम बात करें कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 आ रहा है तो 16 इक्वल तो रखेंगे नहीं, नंबर ऑफ टीम कितनी है 17 है तो ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो एक और 2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 32, तो 32 माइनस 17 करेंगे जो भी आएगा आपका, ठीक है, क्या आएगा जो भी आएगा वो आपका नंबर ऑफ बाइज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके इसमें से बनते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन चीज़ बताने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा आपके उसमें, और हर बच्चा गलत करता है और बहुत सारे टीचर्स इसको पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने, आपको दिख रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये मैं कर रहा हूं क्वार्टर्स की बात। आप सबको पता है जब भी आप फिक्सर बनाते हैं, क्या बनाते हैं आप फिक्सर बनाते हैं, ठीक है, जब भी आप फिक्सर बनाते हैं तो उसमें टीम्स को आप अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं। अपर हाफ लोअर हाफ को डिवाइड करने के बाद में आप क्वार्टर्स में भी डिवाइड करते हैं। लाइक एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 हो गया। ठीक है, अब आपने अपर या फिर 10 ले लो, आप 10 ले लिया आपने, अपर हाफ लोअर हाफ में आपने 5 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी क्वार्टर्स में डिवाइड होती है टीम, ठीक है, ये हो गया, ऐसे करके आप क्वार्टर्स में टीम डिवाइड करते हैं। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है, आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है, आप देखिए टीम्स इन ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर ऑफ टीम आर 19 इन अ नॉकआउट फिक्सर, एक नॉकआउट फिक्सर में नंबर ऑफ टीम 19 दे रखी हैं तो उसके फोर्थ क्वार्टर में कितनी टीम होंगी। याद रखिएगा फोर्थ क्वार्टर में कितनी टीम होंगी, तो इसको फाइंड करने का एक तरीका है, चाहे 19 दे रखा हो, चाहे आपका वो इवन नंबर दे रखा हो, 8 दे रखा हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, अगर आपको क्वार्टर फाइंड करने हैं तो ये सेम फॉर्मूला है जो सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल नंबर ऑफ टीम 19 का लिया है, तो जो भी आपको नंबर दे रखा हो उसको आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बेटा जो क्वार्टर्स बनते हैं ना वो 4 ही बनते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, टीम्स इन ईच क्वार्टर इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाय 4, क्या किया 19 को 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पर 4 से डिवाइड किया है ना आपको, तो ये क्या बचा, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा ना, तो इस 3 को आप क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तो आपने क्या किया 4 तो हुआ ना, 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, तो आपका 3 रिमाइंडर बचा, तो 4 टीम 4 टीम 4 टीम 4 टीम, ये 16 टीम हो गई। अब ये 3 टीम भी तो बची हैं जो डिवाइड नहीं हुई हैं, तो इन टीम्स को हमने डिवाइड कर दिया हर एक क्वार्टर में। क्या कर दिया, 4 + 1 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 4 + 1 5 आ गया, 3 है तो 1 2 3 प्लस हो गया, आखिरी में हमारी 4 टीम्स ही बची। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, टोटल आपके 19 ही आएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। मींस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इफ देयर आर 19 टीम्स इन अ फिक्सर ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट द नंबर ऑफ टीम प्रेजेंट इन द थर्ड क्वार्टर इज, तो आपका ये थर्ड क्या है, क्वार्टर है, टीम आप देख सकते हैं 5 है, आप टिक करके 5 कर सकते हैं। ऐसे ही कोई और नंबर दे रखा हो आपको, ठीक है, आपको 10 दे रखा हो, आपको 16 दे रखा हो, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करना, इस 19 को मिटाना है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप 17 लिख देना सीधा सीधा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 17 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आपने 1 तो यहाँ प्लस कर दिया, तो यहाँ पर ये ज़रूरत नहीं है प्लस करने की। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, ये आपका आ गया 4, इधर भी 4, इधर भी 4, ठीक है, ये भी 4, तो 5 4 आपका 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, तो ये कितनी होगी 17 टीमें आपकी हो गई टोटल। तो ऐसे आपको निकालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम में आता है। ठीक है, आई होप आपको नॉकआउट क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल फॉर्मूला कैसे याद करना है, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं मैं, ये चीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है और बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड जो हमारा फिक्चर है वो है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्वेश्चन हमेशा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट नाम से आएगा, इतना याद रखिएगा, लीग टूर्नामेंट नाम से नहीं आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, तो इसका सेकंड नेम याद रखिएगा। तो जो आपका लीग टूर्नामेंट है या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है, ये दो टाइप से कराया जाता है कंडक्ट। कौन कौन से टाइप से कंडक्ट कराया जाता है? पहला इसका टाइप आपका क्या है, साइक्लिक मेथड फिक्चर होता है इसमें, और सेकंड आपका क्या होता है इसमें, आपका होता है स्टेयरकेस मेथड। तो स्टेयरकेस मेथड बहुत इजी है, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। अब देखिए साइक्लिक में भी 2 केस होते हैं, इसमें भी क्या होता है इवन, ठीक है, और इसमें भी क्या होता है सेकंड आपका ऑड होता है, फर्स्ट इवन सेकंड ऑड होता है। ठीक है, तो देखिए साइक्लिक फिक्चर के फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है, आप आराम से याद कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टीम क्या दे रखी है, ऑड दे रखी है, तो नंबर ऑफ टीम n होता है, आपको पता है n हमारा क्या होता है नंबर ऑफ टीम, लाइक आपका ऑड दे रखा है तो आपका 7 होगा यहाँ पर, या फिर आपका 17 होगा, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मैचेस का जो फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2 सेम होता है आपका किसमें, साइक्लिक फिक्चर में भी और स्टेयरकेस फिक्चर में, ये तो सेम ही होता है नंबर ऑफ टीम, आपको बताइए, तो हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टीम्स को। ठीक है, अब जो इसमें डिफरेंस आता है वो किस में आता है, वो सिर्फ एक चीज में आता है, वो किस में आता है आपका नंबर ऑफ राउंड में। पहले हम साइक्लिक फिक्चर की बात कर लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टीम ऑड होंगी तो जो नंबर ऑफ राउंड का जो फॉर्मूला होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला वो हो जाता है नंबर ऑफ टीम के इक्वल, दैट इज n। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऑड होंगी, ठीक है, नंबर ऑफ टीम साइक्लिक फिक्चर में, तो नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला क्या होता है, n होता है। याद रखिएगा, यही डिफरेंस है। और साइक्लिक फिक्चर में अगर नंबर ऑफ टीम इवन होंगी तो नंबर ऑफ राउंड का जो फॉर्मूला होगा n-1 होगा। क्या होगा, n-1। और याद रखिएगा आपका जो नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला होता है स्टेयरकेस मेथड में, वो n-1 ही होता है, चाहे नंबर ऑफ टीम इवन हो चाहे नंबर ऑफ टीम ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, आपको आराम से आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी स्टेयरकेस साइक्लिक का। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो साइक्लिक फिक्चर होता है इसमें जो टीम्स का रोटेशन होता है ना, उस रोटेशन कैसा होता है, वो होता है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि साइक्लिक फिक्चर में रोटेशन कौन से टाइप का होता है, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेशन। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ टीम 7 दे रखी है हमारी, साइक्लिक फिक्चर से आपको फिक्चर बनाना है, बताइए नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, तो आप n की जगह 7 दे रखी है, 7 रखेंगे और जो भी आएगा फॉर्मूले में निकाल के रख देंगे सामने। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि साइक्लिक फिक्चर में बाई देते हैं या नहीं देते हैं, आप बोलेंगे हाँ देते हैं, मैक्सिमम 1 बाई दी जाती है, वो आपको पता चल जाएगा अगर आप डिटेल में वीडियो देखेंगे साइक्लिक फिक्चर की। ठीक है, आई होप आपको साइक्लिक फिक्चर समझ आ गया होगा, स्टेयरकेस फिक्चर समझ आ गया होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, नंबर ऑफ राउंड भी हमारा n-1 रहता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मैचेस का n-1 डिवाइडेड बाई 2 रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अगर कोई पूछता है आपसे कि जो आपका लीग टूर्नामेंट होता है, ठीक है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है, तो उसमें विनर्स कैसे फाइंड होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आपका नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ तो 1 2 3 4 टीम है, ये मैचेस हुए यहां पर और सीधा सीधा 2 जीत गई, ये तो हमें विनर पता चल गया। बट अगर हम लीग टूर्नामेंट की बात करें तो उसमें तो हमें ऐसे पता नहीं लगेगा ना, तो उसमें 2 मेथड यूज होते हैं, दैट इज ब्रिटिश मेथड और सेकंड इज अमेरिकन मेथड। ठीक है, ये 2 मेथड यूज होते हैं किसके लिए, पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कि नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं इस टीम के इस पूरे टूर्नामेंट के, और जिस भी टीम के वो पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं वो उस टूर्नामेंट की विनर होती है। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूले आ जाते हैं, ये आपके सामने जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, ये फॉर्मूले आ जाते हैं एग्जाम में डायरेक्ट कि ब्रिटिश मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये है, और अमेरिकन मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये है बेटा। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, ये चीज आ जाती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, इफ एक टीम है जिसने क्या किया है, जिसने लीग एक टूर्नामेंट था आपका, उसमें उसने टोटल 6 मैच खेले हैं, ठीक है,
उसमें जीते कितने हैं उसने जीते हैं 3 मैच और लूज कितने किए हैं उसने, ठीक है। वो हारी कितने मैच है, वो हारी है उसके 2 मैच और 1 मैच क्या हुआ है, ड्रॉ हो गया है, ठीक है। 1 मैच क्या हो गया है, ड्रॉ हो गया है, इतना याद रखिएगा। अब अगर आपको ये पता करना है कि इस टीम के नंबर ऑफ पॉइंट कितने होंगे तो उसका फॉर्मूले में आप सीधा सीधा वैल्यू पुट करोगे। कैसे पुट करोगे ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये तो हो गया एक टीम का रिजल्ट एक टूर्नामेंट का, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले में आपको ये चीजें पुट करनी है तो कैसे करेंगे, पहले टोटल पॉइंट ऑब्टेन, टोटल पॉसिबल पॉइंट। तो देखिए इस टीम ने कितने पॉइंट ऑब्टेन किए ये पता कैसे चलेगा। अगर कोई भी टीम लीग टूर्नामेंट में 1 मैच जीतती है तो उसको कितने पॉइंट मिलते हैं, 2। 1 मैच हारती है तो उसको कितने पॉइंट मिलते हैं, 0। और 1 मैच भी वो क्या होती है, ड्रॉ कर देती है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 1 मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप वैल्यूज पुट कर देंगे। टोटल पॉइंट ऑब्टेन्ड मतलब कितने मैच वो जीती, 3 मैच जीती तो 3 × 2 कितने हो गए, 6 पॉइंट्स उसने ऑब्टेन्ड किए, 6 पॉइंट अर्जित किए। और टोटल पॉसिबल पॉइंट वो कितने पॉइंट पॉसिबली कर सकता था, ले सकता था, तो वो क्या थे आपके 6 टोटल मैचेस खेले थे ना। तो अगर 6 के 6 जीता तो कितना होगा, 6 × 2 = 12, तो 6 बाय कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 6/12 × 100। तो ऐसे करके आप पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। सेम अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आता है नंबर ऑफ मैचेस वॉन, तो कितने मैच जीते, 3 मैच जीते। और यहाँ नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कितने मैच उन्होंने खेले, तो टोटल मैच कितने खेले, 6 मैच खेले, ठीक है। 6 आपने लिख दिया, इनटू आप कर देंगे 100, तो सीधा जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी नंबर ऑफ पॉइंट्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग मेरे को बताइए कि इस पैटर्न से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही हैं या फिर मेरे पास दूसरा पैटर्न है जिससे मैं स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अगर 5 दिन के अंदर आपके इस पर कमेंट्स अच्छे आए, रिव्यूज़ अच्छे आए, लाइक अच्छे आए या कोई भी आप सजेशन दे रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं उससे पता कर सकूँ कि जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ आपके लिए 1 शॉट वीडियो एक चैप्टर की, क्या वो यूजफुल है या फिर मैं कोई और मेथड यूज करूं आपको पढ़ाने के लिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर की पूरी डिटेल में जो वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां जाके देख सकते हैं। एक मिनट रुकिए, एक चीज और रह गई है, आपको जो लीग टूर्नामेंट होता है इसमें जो सिंगल लीग टूर्नामेंट्स की बात आती है तो वो ये रहे पूरे, ठीक है। और अगर हम डुअल लीग की बात करें, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक टूर्नामेंट में 20 टीम्स हैं और वो टूर्नामेंट डुअल लीग फॉर्मेट से हो रहा है, ठीक है। जब डुअल लीग फॉर्मेट से होगा तो नंबर ऑफ मैचेस बताइए उस टूर्नामेंट में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मैचेस निकालने का डुअल लीग में फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, वो क्या है आपका, आप सबको पता ही है, क्या है आपका n-1, ठीक है, ये है आपका। और जो डिवाइडेड बाय 2 आप ये करते हैं ये चीज नहीं होगी, यहां पर डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये नहीं होगा। ये किसका है, डुअल लीग टूर्नामेंट का नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज शेयर कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।